तो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स एंड बेस क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं? नॉन इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कम टाइम में मोमेंटम में एक सिग्निफिकेंट चेंज न कर पाए, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल फाइनाइट फोर्स आर नॉन इम्पल्सिव फोर्स। देखिए डिफिनेशन, दोज फोर्सेस which cannot change momentum in significant amount in very short time interval, छोटे टाइम में, is known as non-impulsive force. For example, gravitational force, spring force, और any finite force. फाइनाइट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। जो फोर्स फाइनाइट होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट फोर्स हो। सारे फाइनाइट फोर्सेस किस में आते हैं? नॉन इम्पल्सिव फोर्स में आते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और देखो कैसे भाई, डीपी को क्या लिखोगे? डीपी बाई डी टी बराबर एफ होता है, डीपी अपॉन डी टी बराबर एफ, डी टी बराबर क्या होगा? एफ डी टी। तो अगर ये डी टी तो अप्रोचिंग जीरो कर रहा है, एफ मान लो फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटू जीरो क्या होता है? जीरो, मतलब पूरी वैल्यू जीरो अटेंड कर रही है। तो डीपी इज व्हाट? इट इज अप्रोक्सीमेट जीरो, तो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। तो एक फाइनाइट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि डी इंटरवल में मोमेंटम में चेंज डेवलप ना कर पाए, या इतना कम करे कि उसको जीरो मान लो। ऐसे सारे फोर्स को हम बोलते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, एंड स्प्रिंग फोर्स है, एटसेट्रा। और भी हो सकता है, बट स्पेशली इसको तो तुम ध्यान ही रखोगे कि जब भी मैं कहूंगा कि स्प्रिंग लगा हुआ है, मतलब वो क्या है? नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, तो उससे मोमेंटम में बहुत तेज चेंज नहीं हो सकता। mg एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, उससे मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस पे बेसिकली कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक आसान सा क्वेश्चन पहले करते हैं। मान लो एक टावर है, यहां से एक पार्टिकल को आपने रिलीज किया। इसका मास था 10 kg। रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और बॉटम से एक पार्टिकल को आपने इसी डायरेक्शन में फेंक दिया ऊपर की ओर। इसका मास था 20 kg, और इसकी जो स्पीड है, दिस वन इज इसकी जो स्पीड है, दिस वन इज 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड है। कह रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड both particles strikes in air and sticks, चिपक गया। Find velocity after collisions। ठीक है, अब देखिए, तो ग्रेविटेशनल जी तो डाउनवर्ड दिखेगा, तो 2 सेकंड बाद इस पार्टिकल की स्पीड निकालता है, 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड निकालता है। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, तो 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी आएगी? ऊपर वाले की v1 मान लो, v1 और v प्लस 80, u 0 है, और एक की जगह पे 10 लिखेंगे, इंटू टाइम क्या है? 2 सेकंड, v1 और v प्लस 80, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। और जो नीचे वाला पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v2 थी 2 सेकंड बाद, तो इस पर क्या लिखेंगे? v1 और v प्लस 80, तो v u 40 है, प्लस एक जगह पे -10 इंटू टी कितना है? 2, 20 40, इट इज अगेन 20 मीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब इस दोनों पार्टिकल आपस में टकराने वाले होंगे, उस समय दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और ऐसे है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो टक्कर के टाइम पे कंडीशन ऐसा होगा कि ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है, इसकी जो स्पीड है इसमें इस 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ये टक्कर के जस्ट पहले की बात है, बिफोर है, टक्कर के बिफोर। अब बात करेंगे टक्कर के आफ्टर। टक्कर के तुरंत बाद क्या होगा? अच्छा, टक्कर के तुरंत बाद दोनों स्टिक कर गए तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। स्टिक कर गए, चिपक गए, तो चाहे वो ऊपर भागे चाहे नीचे भागे, बट दोनों एक साथ भागेंगे। स्टिक कर गया, स्टिक मतलब चिपक गया, तो दोनों की वेलोसिटी अपने मन से मान लिया क्या? भी मान लिया। टक्कर के बाद ये आफ्टर कोलिजन है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन, अंडरलाइन है, जस्ट बिफोर अंडरलाइन है, जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये क्या है? जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये 10 kg, ये 20 kg। अब देखिए टक्कर के टाइम पे ये वाला इस पे ऊपर फोर्स, अब ड्यूरिंग कोलिजन बता रहा हूं क्या हो रहा होगा। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा कि ये 20 kg 10 kg फोर्स ऊपर लगाया होगा और ये इस पे फोर्स नीचे लगाया होगा, और दूसरा क्या होगा? इसका वेट होगा 10g और इस ब्लॉक का वेट होगा कितना? 20g। अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करते हैं। देखना तो क्या इस सिस्टम पे नेट फोर्स में ये वाला F तो इससे कैंसल आउट हो गया, अब बच गया कौन सा? यही तो फोर्स बचा सिस्टम पे। लेकिन ये जो फोर्स है वो तो mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक फाइनाइट फोर्स होता है, एक नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। और ये कोलिजन होता है ना, जो कोलिजन होता है आपस में, उसका जो टाइम इंटरवल होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, dt टाइम होता है। यदि टकराते रह जाए ना, टक्कर हुआ हटा, तो टक्कर का जो टाइम होता है इट इज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ सेकेंड, -4 सेकेंड, ऐसा होता है। इतना कम होता है कि ये जो फाइनाइट फोर्स है 10 kg या 20 kg, 10g और 20g, ये मोमेंटम चेंज नहीं कर पाता है। तो मतलब हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर लगाते हैं, कि कंजर्वेशन लगाते समय हम इस फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है और ये एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है। तो रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट नोट करना अलग से। इन कोलिजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन कोलिजन वी कैन फॉरगेट इफेक्ट ऑफ नॉन इंपल्सिव फोर्स। In collision we can in collision we forget effect of non-impulsive force on momentum because it cannot change momentum in a significant amount। बहुत बड़ी लाइन है, पूरी लाइन अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद दोबारा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। जब भी मैं कहूंगा कि कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन में जितने नॉन इंपल्सिव फोर्स होंगे उनको क्या कर जाओगे? भूल जाओगे, क्योंकि उनका असर कोलिजन का टाइम इंटरवल इतना कम है कि मोमेंटम में नहीं पड़ने वाला है, इसलिए भूल जाएंगे। क्या कर रहे हैं? भूल जाएंगे। ओके, तो अगर मैं mg को भूल जाऊं तो मुझे बताओ, अगर मैं mg को भूल जाऊं तो इसके सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो गया? 0, क्योंकि जितना ये इसके ऊपर लगाएगा फोर्स उतना ये ब्लॉक इस पे नीचे लगाएगा, तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो गया, मोमेंटम कंजर्व। तो हम यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टक्कर के जस्ट पहले मोमेंटम मास 20 × 20, ऊपर को रहा है ना वेलोसिटी, तो पॉजिटिव, 20 × 20 पॉजिटिव। इसका मास है 10 kg, वेलोसिटी नीचे को, तो मोमेंटम आएगा निगेटिव, तो 10 × 20 बराबर इस 10 kg का मोमेंटम 10 × v, इस 20 kg का मोमेंटम 20 × v, दोनों ऊपर को रहेगा ना, तो दोनों पार्टिकल मोमेंटम 10 × v प्लस 20 × v ऊपर की ओर जोड़ दिया। इसका मोमेंटम प्लस, इसका मोमेंटम निगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी इसका नीचे है इसका ऊपर है। यहां से आ गया v की वैल्यू कितनी है? 220 × 20 400 में से 200 घटा दो तो 200/30 इट इज 20/3 मीटर पर सेकंड। एंड दिस वन इज आंसर्स। ओके, इसमें ये भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन, इसका ऐसे आता है, heat loss delta H during collisions
कोलिजन के अंदर कितनी हीट लॉस हुआ, कितनी एनर्जी लॉस कर गई। तो क्या करेंगे, कोलिजन के पहले कितनी एनर्जी थी इन दोनों पार्टिकल के पास, काइनेटिक एनर्जी, अब कोलिजन के पास कितनी बची रह गई, वही कितना हुआ, हीट में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, एनर्जी लॉसेस होती हैं, तो लॉस कितना हुआ। क्या करोगे, टक्कर के पहले कितनी एनर्जी थी और टक्कर के बाद कितनी एनर्जी बची है, दोनों को घटा दो, आ गया लॉस। और वो लॉस क्या, हीट लॉस कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, हीट लॉस के लिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए हीट लॉस इनिशियल कैंडिडेट सिस्टम में टक्कर के जस्ट पहले, जस्ट लाइन है, टक्कर के जस्ट पहले जस्ट बाद, इसकी एनर्जी क्या आएगी, हाफ, मास क्या है 10 kg इंटू वी, 10 इंटू 20 स्क्वायर, इसकी कितनी है हाफ 20 इंटू वी स्क्वायर, माइनस फाइनल एनर्जी इसका 10 इंटू वी स्क्वायर, इसकी एनर्जी कितनी है 20 इंटू वी स्क्वायर। और इस v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, आपको हीट लॉस मिल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन और करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक ए है 10 kg का, स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 20 kg का ब्लॉक बी, स्प्रिंग कांस्टेंट के 10 के बराबर है, ब्लॉक सी जिसका मास 50 kg है। कह रहा है इफ इन कोलिजन पार्टिकल स्टिक्स, अगर ये पार्टिकल इससे टकराने के बाद स्टिक कर जाता है तो बताइए, फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के तुरंत बाद तीनों की वेलोसिटी बताइए, इस ब्लॉक सी का मैक्सिमम स्पीड बताइए थ्रू आउट द मोशन, और स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोलिजन सॉल्व करेंगे। तो जो कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन, उसमें ये ब्लॉक जब इससे टकराएगा तो ये स्प्रिंग फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है, और अगर एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है तो आप इसको भूल सकते हैं, इसको भूल जाइए। तब क्वेश्चन क्या हो गया कि स्प्रिंग ही नहीं, जब स्प्रिंग फोर्स का असर ही नहीं है इसका मतलब स्प्रिंग ही नहीं है। इसका मतलब पता है क्वेश्चन कैसा हो गया, ऐसा हो गया, एक ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, स्प्रिंग हटा दो जब उसका यूज नहीं है तो, इसका मास 20 kg, इसका मास 50 kg, और ये इससे टकराएगा, मास से 10 kg का, स्पीड है 4 का, तो ये इससे टकराएगा, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब जो ब्लॉक सी है टक्कर के बाद इसकी स्पीड क्या होगी 0, और इसकी स्पीड टक्कर के बाद मान लो भी हो जाती है, इसकी भी हो जाती है टक्कर के बाद, क्यों क्यों भी मान लें, स्टिक कर गया ना इसलिए, स्पीड इक्वल होगी। और ड्यूरिंग कोलिजन ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, तो क्या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो गया, हाँ, एफ से एफ कट गया, तो क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, हाँ, लगा देंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। इस पार्टिकल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 4, ये तो रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में था, इसका मोमेंटम क्या आएगा 0। इस ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम ए का मास से 10 kg इंटू वेलोसिटी 10 इंटू बी, इस ब्लॉक का मास है 20 kg, वेलोसिटी है v, 20 इंटू बी। ठीक है, तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिख लें, इससे भी की वैल्यू क्या आ गई, ये 10 से 10 कटेगा, इट इज 4/3 मिल गया। दिस इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, आगे वेलोसिटी 4/3। आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ जस्ट आफ्टर कोलिजन, पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, ए की वेलोसिटी बी वही, बी की वेलोसिटी वही, इसका मतलब ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी इक्वल आएगी, एंड दिस इज 4/3। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें आपने ए और बी की वेलोसिटी निकाल ली और सी की वेलोसिटी निकाल ली। अब है मैक्सिमम स्पीड ऑफ सी, सी की मैक्सिमम स्पीड। तो ये क्वेश्चन ना अब एक नया क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से बन गया कि ए और बी स्टिक कर गए, तो दोनों मास मिलके कितने हो गए 10 और 20 30 kg, और स्प्रिंग ऐसे है, और ब्लॉक सी का मास है 50 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 4/3, और के की वैल्यू क्या है 10। अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि 30 kg ब्लॉक, एक 50 kg ब्लॉक, और इसकी स्पीड 4/3 मीटर पर सेकेंड। अब नया क्वेश्चन बन गया, और इस क्वेश्चन में बताना है कि बताइए मैक्सिमम स्पीड सी की कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी।
तो हम लोग मान लेंगे क्या, मैक्सिमम स्पीड पे इसका v1 हो जाता है और इसका v2 हो जाता है। और आपको पता है मैक्सिमम स्पीड कब आती है, मैक्सिमम स्पीड तब आती है जब स्प्रिंग किसमें होता है, नेचुरल लेंथ में। तो एक लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा लिखेंगे एनर्जी क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा। मोमेंटम क्या लिखेंगे, 30 इंटू 4/3 इसका मोमेंटम, और इसका क्या होगा 50 का मोमेंटम 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 थी, बराबर यहाँ से मोमेंटम क्या आएगा 30 इंटू v2 प्लस 50 का वेलोसिटी क्या आ गई v1, तो 50 इंटू v1, क्वेश्चन नंबर 1। अगला एनर्जी जनरेशन, काइनेटिक एनर्जी, इसकी कितनी होगी हाफ 30 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक कितनी होगी हाफ 50 इंटू 0 का स्क्वायर, बराबर यहाँ से क्या आएगा हाफ 30 इंटू v2 स्क्वायर प्लस ये 50 है ना इंटू v1 स्क्वायर। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेचुरल लेंथ पे ही स्पीड मैक्सिमम होती है, तो यहाँ की स्प्रिंग एनर्जी 0, और स्प्रिंग इनिशियल नेचुरल में था ही तो उसकी भी स्प्रिंग एनर्जी 0 लिख दिया। अब पूछ रहा मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो मोमेंटम का वेक्शन लगा के भी निकाल लेना, फिर एनर्जी का जनरेशन लगा देना, इधर हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिख देना, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ओके।